नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों के साथ फार्माकोलॉजी का नया चैप्टर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को इन शॉर्ट हम लोग NSAIDs भी कहते हैं, दैट इज द NSAIDs, NSAIDs। इसका नाम से ही क्लियर है कि हम यहाँ पे ऐसे ड्रग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर रही हैं, उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट कर रही हैं। हम सभी इस इन्फ्लामेशन को महसूस किए होंगे। हमारे बॉडी में हमने सभी महसूस किया होगा कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में या किसी भी रीजन में इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन मीन्स कि उस पार्ट में स्वेलिंग हो गई, और जब वहाँ पे स्वेलिंग होगी तो हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे पेन या हम दर्द भी महसूस करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दूसरे एरिया के या दूसरे पार्ट के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और कभी कभी ऐसा भी हम महसूस करते हैं कि पूरे बॉडी का ही जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, मीन्स हमें फीवर हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब निकल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कभी इन्फ्लामेशन होगी तो ये जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फ्लामेशन पेन से भी एसोसिएटेड होगा और फीवर से भी एसोसिएटेड होगा। मीन्स कि जो फैक्टर हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रही हैं वही फैक्टर हमारी बॉडी में पेन भी प्रोड्यूस करेंगी और वही फैक्टर हमारे बॉडी में फीवर भी प्रोड्यूस करेंगी। और इसका दूसरा मतलब मीनिंग क्या निकला कि जो ड्रग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मीन्स जिस ड्रग को हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, तो वो ड्रग अब सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी ही नहीं रही, उसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी आ गई और उसके साथ साथ उसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। मीन्स कि कोई भी ड्रग जो एंटी इन्फ्लामेटरी होगा तो उसके वो एनाल्जेसिक की तरह भी एक्ट करेगा और वो एंटीपायरेटिक की तरह भी एक्ट करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो एनाल्जेसिक वर्ड है ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, फिर भी मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हुआ कि वैसा ड्रग जो ड्रग हमारे बॉडी से पेन को रिलीव करे, पेन को रिड्यूस करे, पेन को ठीक करे, वैसे ड्रग को हम कहेंगे इट इज़ द एनाल्जेसिक। और वैसा ड्रग जो ड्रग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, एलिवेटेड टेम्परेचर को, इंक्रीज्ड टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही हैं और डिक्रीज करके नॉर्मल टेम्परेचर ला रही हैं बॉडी का, तब हम वैसे ड्रग का नाम देंगे कि इट इज़ द एंटीपायरेटिक ड्रग। तो जो भी ड्रग एंटी इन्फ्लामेटरी है अंदर कैटेगरी NSAID से, वो ड्रग एनाल्जेसिक की तरह भी एक्ट करेगा और उसके साथ साथ वो एंटीपायरेटिक की तरह भी एक्ट करेगा। अब हम लोग इस चैप्टर या इन ड्रग्स का डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है या हमारे बॉडी के अंदर जो पेन है या हमारे बॉडी के अंदर जो फीवर हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कब होंगी और ये किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग मीन्स इन्फ्लामेशन और पेन और फीवर। इन तीनों में जो पेन वर्ड है, ये पेन सबसे ज़्यादा कॉमनली हम महसूस करते हैं कि हमें इन्फ्लामेशन महसूस हो या ना हो, लेकिन हम पेन कहीं किसी एरिया में महसूस कर रहे होते हैं। जैसे हमारी के हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हमें महसूस तो नहीं हो रही है, लेकिन हमें पेन महसूस हो रहा है। सपोज़ करें कि हमारे स्टमक के अंदर पेन हो रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन तो नहीं है लेकिन पेन महसूस हो रही है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पेन, कि हमारे बॉडी में जो पेन होती हैं उन पेन को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
ऐसे तो वेरियस टाइप्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की पेन होती हैं, लेकिन उन सभी पेन को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कहेंगे नॉसिसेप्टिव पेन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इट इज़ द न्यूरोपैथिक पेन। नॉसिसेप्टिव पेन एंड द न्यूरोपैथिक पेन। अब यहाँ पे ये दो वर्ड आ गए, भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है नॉसिसेप्टिव। अब एक हमें याद करने में परेशानी होगी कि वैसे ही फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत सारे नए नए टर्म्स आते हैं और एक और नया टर्म ऐड हो गया, दैट इज़ द नॉसिसेप्टिव पेन। लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पेन के बारे में या इस वर्ड के बारे में हम पहले से जान चुके हैं, हम पहले से जानते हैं, सिर्फ हमें उसे रिवाइज करना है कि नॉसिसेप्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है। चलिए पहले हम लोग पेन देखते हैं कि पेन का मतलब क्या है। वो तो हमें मालूम हो गया, पेन को हम हिंदी में कहेंगे कि हमारे बदन में दर्द हो रही है या बॉडी में या किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है। अब ये जो पेन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, इस पेन को प्रोड्यूस करने में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर्स होता है जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होगा और जिस फैक्टर्स के चलते हमारे बॉडी के अंदर दर्द महसूस होगी। और हम कहेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स एक डेंजरस फैक्टर हैं, या हम कहेंगे ये हार्मफुल फैक्टर है, या हम वर्ड यूज करेंगे दिस इज द नॉक्सियस फैक्टर। नॉक्सियस केमिकल वर्ड सुना होगा। नॉक्सियस केमिकल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल केमिकल। मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस जो हार्मफुल है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर द नॉक्सियस सब्सटेंस। अब ये जो हमारी जो नॉक्सियस सब्सटेंस है, इस नॉक्सियस सब्सटेंस जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगी तो हमारी बॉडी उससे रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके इस नॉक्सियस सब्सटेंस को हमारी जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करें कि वो न्यूट्रलाइज हो गई, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन किसी कारण से वो नॉक्सियस फैक्टर टिश्यू के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाई, उस कंडीशन में हमारी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं और हम उस केमिकल्स को कहते हैं दीज आर द मेडिएटर, और हम नाम देंगे केमिकल मेडिएटर। और ये जो केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, ये केमिकल मेडिएटर्स इस नॉक्सियस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके साथ साथ ये मेडिएटर्स हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर भी एक्ट करती हैं और उन सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देती हैं। और उस कंडीशन में सेल्स अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता और नतीजा क्या होता है कि सेल के अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे हमें पेन और दर्द महसूस होता है। अब ये जो नॉक्सियस फैक्टर्स हैं, ये नॉक्सियस फैक्टर्स वेरियस टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे ये फैक्टर्स हमारी फिजिकल इन नेचर हो सकती हैं, मैकेनिकल इन नेचर हो सकती हैं, ये फैक्टर केमिकल इन नेचर हो सकती हैं, या ये थर्मल इन नेचर भी हो सकता है। चार चीज ये नॉक्सियस जो फैक्टर्स हैं वो चार हो गई। ये हमारी फिजिकल हो सकती हैं, या मैकेनिकल, या केमिकल, या थर्मल। फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स सपोज करें कि हमारे किसी भी कारण से कोई हार्ड बॉडी ने हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स को हीट कर दिया, तब हम कहेंगे इट इज़ द मैकेनिकल। या हमारे बॉडी में कट लग गई, हमारी बॉडी में इंसिजन हो गई, हमारी बॉडी में कहीं पे ब्रेकिंग कुछ कारण से डैमेज हो गया किसी ऑब्जेक्ट के हिट करने से, तब हम उस फैक्टर क्या कहेंगे? इट इज़ द मैकेनिकल फैक्टर। यदि सपोज करें कि हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल एंटर कर रहा है और वो केमिकल हमारे टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं, तब कहेंगे इट इज़ द केमिकल फैक्टर। या सपोज करें कि हीट है, हीट अब कहीं से भी आ सकती है। जैसे हीट है, अचानक हमारी बॉडी ने किसी हॉट सरफेस को टच कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ का जो हीट है वो हीट हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ गई और वहाँ पे टिश्यू को डैमेज करेंगी। तो इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे? दीज आर द
थर्मल फैक्टर्स। तो ये जो मैकेनिकल फैक्टर हैं, केमिकल फैक्टर हैं या जो थर्मल फैक्टर हैं, ये फैक्टर्स हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं और उसके रिस्पॉन्स में जब टिश्यूज़ अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है तब वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती हैं और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पेन भी महसूस होने लगता है और वहाँ का टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये जो इंक्रीज हो रही हैं, अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी नॉक्सियस फैक्टर, हमने वर्ड यूज़ किया नॉक्सियस फैक्टर, हमारे बॉडी को टच कर रही हैं, बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं और टिश्यूज़ को डैमेज कर रही हैं, उस समय क्या होगा कि सेल के अंदर एक रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर का नाम है नॉसिसेप्टर। अब इसी नॉक्सियस वर्ड से बन गया नॉसिसेप्टर, या हम कह सकते हैं नॉसिसेप्टिव रिसेप्टर, कि सेल के अंदर एक रिसेप्टर है जिसका नाम है नॉसिसेप्टर। नॉसिसेप्टर ने नाम क्यों दिया? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द नॉक्सियस मैटर। अब ये जो नॉसिसेप्टर है वहाँ से मैसेज ब्रेन को जाएगा, ब्रेन उसी टाइम रिएक्ट करेगा और मैसेज फिर वो उस ऑर्गन को भेजेगा और वहाँ पर ब्रेन परसेप्ट करेगा, ब्रेन को ऐसा महसूस होगा कि उस एरिया में दर्द हो रहा है और या उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो पेन है या जो इन्फ्लामेशन है, दीज आर द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, कि जो पेन है या इन्फ्लामेशन है, दिस इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। मीन्स कि हमारी जो ब्रेन है वो ब्रेन ये सिग्नल दे रही है कि हमें उस ऑर्गन पे, उस पार्ट पे ध्यान देना है ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें और हमारे वहाँ पे जो डैमेज है वो डैमेज कम से कम हो सके, लिस्ट हो सके। तो इट इज़ द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, या हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ द डिफेंसिव रिस्पॉन्स, डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जो मैकेनिज्म हमारे बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, तो उस समय कहेंगे इट इज़ द डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो पेन एंड इन्फ्लामेशन जो ये दो चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिफेंसिव मैकेनिज्म। ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि उस ऑर्गन पर ध्यान दीजिए, उस ऑर्गन को ठीक कीजिए, और यदि हमने उस सिग्नल को इग्नोर किया तो हमारी जो लाइफ होगी वो इन डेंजर चली जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि नॉसिसेप्टिव पेन क्या होता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड नॉसिसेप्टिव वर्ड याद हो गया होगा। बहुत सिंपल, ये वर्ड कहाँ से किससे रिलेटेड है? तो रिलेटेड विद द नॉक्सियस फैक्टर, और नॉक्सियस फैक्टर से रिलेटेड हो गया हमारा नॉसिसेप्टिव रिसेप्टर। और नॉसिसेप्टिव रिसेप्टर जो होगा जिस पेन का परसेप्शन कर रहा है उस पेन को हम लोग क्या नाम देंगे? इट इज़ द नॉसिसेप्टिव पेन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉसिसेप्टिव पेन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जो दूसरा वर्ड है दैट इज द न्यूरोपैथिक पेन। अब न्यूरोपैथिक पेन हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसा पेन जो पेन हमारे नर्व से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन है कि जब हम नॉसिसेप्टिव पेन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर भी यही बताया गया कि जो नॉक्सियस फैक्टर्स हैं जो हमारे टिश्यूज़ को या सेल्स को डैमेज कर रही हैं, तो उसका मैसेज नर्व के थ्रू ब्रेन तक जा रहा है। तब हम क्या कहेंगे? इट इज़ द नॉसिसेप्टिव पेन। यदि सपोज करें कि जहाँ पर वहाँ पे कोई भी नॉक्सियस फैक्टर नहीं है, लेकिन किसी भी कारण से जो हमारी नर्व फाइबर है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स डैमेज हो गई हैं या उन न्यूरॉन्स में कुछ अल्टरेशन हो गया है, कुछ चेंजेस आ गई हैं, और इस चेंजेस के चलते जो हमारी नर्व फाइबर है वो नर्व फाइबर प्रॉपर जो इम्पल्स होती हैं वो इम्पल्स को ब्रेन तक नहीं भेज पा रही हैं, या जो इम्पल्स की मूवमेंट है वो इरेगुलर मूवमेंट है या कह लो कि इरेटिक मूवमेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि उस नर्व फाइबर के आसपास से दर्द महसूस होगी, पेन महसूस होगा, और उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द न्यूरोपैथिक पेन। मैं समझ रहा हूँ कि न्यूरोपैथिक पेन क्या है कि यदि हमारे नर्व फाइबर्स के फंक्शनिंग में
प्रॉब्लम आ गई, नर्व फाइबर में कोई डैमेज हो गया विदाउट प्रेजेंस ऑफ द एनी नॉसिसेप्टिव फैक्टर, तब हम उस पेन को कहेंगे इट इज द न्यूरोपैथिक पेन। और जब कोई नॉक्सियस फैक्टर है, जो फैक्टर हमारे टिश्यूज को डैमेज कर रही हैं, सेल को डैमेज कर रही हैं, और उससे जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो तब हम उसका नाम देते हैं इट इज द नॉसिसेप्टिव फैक्टर, नॉसिसेप्टिव पेन। अब ये जो नॉसिसेप्टिव पेन है, फर्दर इनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सोमैटिक पेन और दूसरे को हम लोग कहेंगे इट इज द विसरल पेन। ठीक, पेन क्या हो गई, पहला 2 टाइप्स हो गया, नॉसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक। अब जो नॉसिसेप्टिव है फर्दर 2 टाइप में डिवाइड की गई, एक का नाम दिया गया सोमैटिक और दूसरे का नाम दिया गया विसरल। अब देखिए, जहाँ भी वर्ड सोमैटिक आए, ये वर्ड रिलेटेड है सोमा से। और सोमा का मतलब क्या होगा, सोमवार या मंगलवार नहीं, सोम या चंद्र नहीं। सोम मतलब हिंदी में सोम का मतलब क्या होता है, चंद्र। लेकिन जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे सोम, तो इसका मतलब होता है बॉडी। और हम वर्ड क्या यूज़ करें, सोमैटिक। यदि कोई भी ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट जो हमारी बॉडी के पेरीफेरी में है, बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस से रिलेटेड है, उस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ द सोमैटिक पार्ट ऑफ द बॉडी। की बॉडी का जो एक बाहरी वाला हिस्सा है उसको हम लोग नाम देंगे इट इज़ द सोमैटिक पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, तो जो ये स्किन है, ये स्किन हमारी सोमैटिक पार्ट हो गई। बोन है, बोन सोमैटिक पार्ट हो गई। जॉइंट्स, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ये जो सारी पार्ट है, दीज आर द सोमैटिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और इनके अंदर जब कोई नॉसिसेप्टिव पेन डेवलप होंगी, तब हम उसे कहेंगे इट इज द सोमैटिक पेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा सोमैटिक पेन क्या होता है। दूसरा जो वर्ड है दैट इज द विसरल पेन। विसरल पेन का मतलब क्या होता है, विसरा। यहाँ वर्ड है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, VISCERA, विसरा। कि जब भी किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उनके विसरा सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। मीन्स कि जो बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन के अंदर या इंटरनल जो ऑर्गन होंगी, उस ऑर्गन को हम नाम देंगे इट इज़ द विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या नाम दिया गया, इट इज़ द सोमैटिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और इंटरनल पार्ट का क्या नाम दिया गया, इट इज़ द विसरल पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, दीज जैसे लंग्स हैं, तो दीज लंग्स आर द विसरल पार्ट। ये लीवर विसरल पार्ट, हार्ट विसरल पार्ट, स्टमक विसरल पार्ट। लेकिन जब हम मसल्स की बात करेंगे कहेंगे ये सोमैटिक पार्ट है। बोन्स की बात करेंगे वो कहेंगे सोमैटिक पार्ट है। जॉइंट्स की बात करेंगे कहेंगे सोमैटिक पार्ट है। स्किन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इट इज़ द सोमैटिक पार्ट है। मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, सोमैटिक ऑर्गन एंड द विसरल ऑर्गन। सोमैटिक ऑर्गन में जब पेन होगा तब कहेंगे इट इज़ द सोमैटिक पेन, और जब विसरल ऑर्गन में पेन होगा तो इसे कहेंगे इट इज द विसरल पेन। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सोमैटिक पेन है और ये विसरल पेन है। लोकेशन हमें मालूम हो गया। जो सोमैटिक पेन होता है ये हमेशा शार्प होगा और इंटेंस मतलब काफ़ी तेज होगा, जबकि जो विसरल पेन होता है वो डल इन नेचर का होता है और वहाँ क्रैम्प मतलब हम कहते हैं पेट में मरोड़ महसूस हो रही हो तो वो क्रैम्प की तरह वहाँ पे महसूस होगा। जब सोमैटिक पेन होगा तो हम लोकलाइज्ड है, मीन्स लोकलाइज्ड मीन्स हमें मालूम है कि हमारे बॉडी के इस ऑर्गन में पेन हो रहा है। लेकिन जब विसरल पेन होगा तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एब्डोमेन के अंदर स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, लीवर भी है, पैंक्रियाज भी है और किडनी भी है और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पेन लीवर का है या किडनी का है या स्टमक का है। हम क्या महसूस करेंगे कि हमारे एब्डोमेन में क्रैम्प हो रहा है, मीन्स कि हम एरिया को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। तब हम इस तरह के पेन को कहेंगे इट इज़ द विसरल पेन। जो हमारी सोमैटिक पेन होगी, सोमैटिक पेन क्या होगा कि जब हम बॉडी के अंदर मूवमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में सोमैटिक पेन और वर्स्ट हो जाएगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हमारे बॉडी में विसरल पेन होगी तो मूवमेंट में ही डिफ़िकल्टी होगी, हम बॉडी को मूव ही नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह।
और इसके बाद 2 पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस किया गया। एक कहा गया कि सोमैटिक पेन इज रिलेटेड विद द इंसिडेंट पेन एंड विसरल पेन इज रिलेटेड विद द रेफर्ड पेन। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया, दैट इज द सोमैटिक पेन, सॉरी इंसिडेंट पेन एंड द रेफर्ड पेन। अब ये इंसिडेंट पेन क्या है और ये रेफर्ड पेन क्या है? सबसे पहले रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब क्या हुआ कि जो दर्द है वो दर्द किसी एक ऑर्गन में हो रहा है, लेकिन उससे हमें ये डायग्नोसिस पता चलता है कि इस पार्ट में दर्द या इस पार्ट में स्वेलिंग है या इस पार्ट में प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करें कि किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि हार्ट अटैक, हम सभी को मालूम होगा कि हार्ट अटैक क्या होता है। यदि किसी पर्सन को हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट अटैक का जो पेन होगा वो पर्सन इन जॉ महसूस करेगा, उसके जबड़े के अंदर पेन महसूस होगी, और उस जब जबड़े के अंदर इनबियरेबल पेन होगा तो इसका मतलब क्या आइडेंटिफाई होगा कि पर्सन को हार्ट अटैक आया था। इसी तरह से एक और सपोज करें कि पर्सन के पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज के अंदर स्वेलिंग आ गई, पैंक्रियाज के अंदर पेन है, तो जो पेशेंट होगा जो दर्द महसूस करेगा दैट इज़ इन द बैक पेन, माने उसकी जो पीठ है उस पीठ में दर्द होगा। तो ये दर्द किस रिलेटेड होगा? इट इज़ रिलेटेड विद द पैंक्रियाज। मीन्स बैक में पेन होगा तो डॉक्टर ये डायग्नोज करेंगे कि इनके पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सपोज करें एक और डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना, वो भी हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन एंजाइना जब होगी तो बॉडी के अंदर जो पेन होगा वो पेन उनके शोल्डर में होगा, मीन्स उनके कंधों में, उनके बाजू में पेन होगा, उनके आर्म में पेन महसूस होगा। यदि आर्म में इस तरह का अनबियरेबल पेन महसूस हो रही होंगी तो डॉक्टर ये डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइना। तो इस तरह का जो पेन है मीन्स उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे दर्द हो रहा है और वो दर्द ये बता रहा है कि फला ऑर्गन में या इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब हम इस पेन का नाम देते हैं इट इज़ द रेफर्ड पेन। अब आइए, अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द इंसिडेंटल पेन, कि इंसिडेंटल पेन किसे कहेंगे। यदि सपोज करो कि कोई एक पार्टिकुलर एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के बाद हमारे बॉडी में पेन महसूस हो रहा है, कि सपोज करें कि हम वॉकिंग कर रहे हैं और वॉकिंग करने, जब वॉकिंग स्टार्ट करते हैं तब हमारे जॉइंट में पेन स्टार्ट हो गई, जिसे क्या कहेंगे? इट इज़ द इंसिडेंटल पेन। सपोज करें कि हम भोजन कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, और भोजन करते से हमारी जो जबड़ा है, जॉ है, उस जॉ में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हमारी जो बक्कल कैविटी है उस बक्कल कैविटी, मीन्स बक्कल कैविटी वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, मान लीजिए कि ओरल कैविटी है, उस ओरल कैविटी के अंदर दर्द महसूस हो रही हैं। तो वो दर्द कब महसूस होगा? जब हम ईटिंग कर रहे हैं, कुछ भोजन को ले रहे हैं, तब हम उस पेन का क्या नाम देंगे? इट इज़ द इंसिडेंटल पेन। Incidental pain is related to a specific activity of the body such as walking and eating। और जब हम रेफर्ड पेन की बात करेंगे तो रेफर्ड पेन क्या हो गया कि पेन इन वन पार्ट ड्यू टू इंजरी इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड एज रेफर्ड पेन। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इन दोनों को समझाने में कामयाब हुए होंगे कि रेफर्ड पेन किसे कहेंगे और सोमैटिक पेन किसे कहेंगे, और इस तरह से हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हुई, दैट इज़ द नोसिसेप्टिव पेन। अब आई बारी नेक्स्ट, दैट इज़ द न्यूरोपैथिक पेन, कि न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब हमारे नर्व डैमेज हो गई, नर्व में कोई प्रॉब्लम आ गई, या नर्व से जो मैसेज मूव हो रही हैं वो मूवमेंट इरेटिक हो रही हैं, डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, तब हम उस पेन का नाम देते हैं इट इज़ द न्यूरोपैथिक पेन। अब इस कंडीशन, ये जो पेन होगा, नोसिसेप्टिव पेन को पेशेंट एक्सप्रेस कर पा रहा है कि हमें इस टाइप का पेन हो रहा है, वो इंटेंस पेन है या वो डल पेन है, बॉडी के किस पार्ट में है। लेकिन जब न्यूरोपैथिक पेन होगा उस समय जो पेशेंट होगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि उसके बॉडी में जो पेन हो रहा है वो पेन
किस टाइप का हो सकता है। वहाँ पे नंबनेस आ सकती हैं, वहाँ बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती हैं, पेशेंट क्रॉलिंग फील कर सकते हैं, पेशेंट स्टैबिंग फील कर सकते हैं। मीन्स इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे डेवलप होगा और पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि उस पेन को कैसा बताए फिजिशियन को या डॉक्टर को कि किस टाइप का पेन हो रहा है। तब हम इस पेन को कहते हैं इट इज़ द न्यूरोपैथिक पेन। तो हम लोगों ने ये जाना कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो इन्फ्लामेशन किसी नॉक्सियस फैक्टर्स के चलते होगा या हमारे बॉडी के इंटरनल नर्व्स में कोई डैमेज आ गए उस डैमेज के चलते होगा, और वो जो इन्फ्लामेशन होगा इट विल बी एसोसिएटेड विद द पेन एंड विद द फीवर। इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया कि इन्फ्लामेशन का एक इंट्रोडक्शन कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है या जो हमारी ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, NSAIDs को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। यह एक ऐसा ग्रुप है ड्रग्स का जिसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं सारी की सारी ड्रग्स केमिकली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगी। कि आप जो भी एनाल्जेसिक ड्रग लेंगे तो जितने उस कैटेगरी का क्या होता है कि जब हम किसी ड्रग का स्टडी करते हैं तो उसकी उस कैटेगरी में जितने भी ड्रग्स होते हैं ऑलमोस्ट वो केमिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर जो भी ड्रग्स आएंगी वो सारी की सारी ड्रग्स केमिकली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगी, वो केमिकली वो एक दूसरे से डिसिमिलर होंगी, एक दूसरे से अलग अलग होंगी, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन थेराप्यूटिक इफेक्ट पाया जाएगा, दैट इज द एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे कि इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर chemical compounds with common therapeutic effect, that is the analgesic effect, antipyretic effect and anti-inflammatory effect। अब आपके दिमाग में या आपके ऐसे जहन में आप ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ इसका नाम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ही कह देते या हम सिर्फ इसे एनाल्जेसिक कहते या सिर्फ एंटीपायरेटिक कह देते। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल। तो हम नॉन स्टेरॉयडल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम जब ये डिसिमिलर सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर स्टेरॉयड भी आ सकता है या दूसरे केमिकल्स भी आ सकते हैं, यदि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है तो हम कहेंगे सिंपल कि इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। लेकिन हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर दिया गया है और उसका नाम दिया गया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, हमने क्यों ये वर्ड ऐड किया, दैट इज द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स पाई जाती हैं, दैट इज जो केमिकल स्टेरॉयड्स इन नेचर होती हैं। मतलब स्टेरॉयड्स क्या है कि एक ग्रुप ऑफ केमिकल, एक केमिकल स्ट्रक्चर है और वैसा स्ट्रक्चर जिस कंपाउंड में पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ स्टेरॉयड। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है या आप कह सकते हैं प्रोटीन है या फैटी एसिड्स हैं एटसेट्रा, अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक उसी तरह से स्टेरॉयड भी एक केमिकल ग्रुप है और वो स्ट्रक्चर जिस भी केमिकल में पाया जाएगा उस केमिकल का हम नाम देते हैं इट इज़ द स्टेरॉयड्स। हमारे बॉडी के अंदर भी स्टेरॉयड्स डेवलप होते हैं, स्टेरॉयड्स बनते हैं। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होंगे वो जो सभी के सभी जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स हमारे इट इज़ द स्टेरॉयडल इन नेचर। जितने भी हार्मोन हैं सभी हार्मोन क्या हमारे हैं, इट इज़ स्टेरॉयडल इन नेचर। और उन्हीं में से एक केमिकल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है कि एक स्टेरॉयडल ड्रग है और जो मेन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही होता है और यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग मेन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में कंसीडर करते हैं।
लेकिन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो कि स्टेरॉयडल इन नेचर है, तो यह एक हार्मफुल ड्रग है और इसको यदि हम ज़्यादा अमाउंट में लें तो हमारे बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। आप जानते होंगे कि डॉक्टर स्टेरॉयड को अवॉइड करते हैं। स्टेरॉयड का यूज़ कब करेंगे? जब वो लास्ट कंडीशन होगा। लास्ट कंडीशन मीन्स कि अब पेशेंट, अब डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो डॉक्टर जो होंगे वो पेशेंट को स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब स्टेरॉयड की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। अब हम एंटी इन्फ्लामेटरी में यदि हम स्टेरॉयड को लेने लगेंगे तो उस कंडीशन में बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, फार्मासिस्ट ने जो कुछ ड्रग्स हैं जिनके अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है और या एंटी इन्फ्लामेटरी है, और वो स्टेरॉयडल इन नेचर नहीं है, मीन्स उसके अंदर कोई भी स्टेरॉयड की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, उसका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम दिया गया इट इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और जो दूसरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं इसका हम लोग अलग स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे स्टेरॉयड्स। तो यहाँ पे हम इस स्टेरॉयड्स के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो एक डिसिमिलर केमिकल का ग्रुप है, लेकिन वो स्टेरॉयडल इन नेचर नहीं है और उनके अंदर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। इसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसे हम लोग कहते हैं ओपियाइड्स। नाम से ही क्लियर है कि इट इज़ रिलेटेड विद द ओपियम। ओपियम मीन्स अफीम या कह सकते हैं मॉर्फिन। तो जो मॉर्फिन होता है ये मॉर्फिन भी एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब जो हमारी जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग हैं ये एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो ओपियम की तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो ओपियम ड्रग है या जो ओपियाइड ड्रग्स होंगी ये ड्रग्स हमारे बॉडी में एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बाय अफेक्टिंग CNS, कि वो CNS के ऊपर अफेक्ट करती हैं और CNS को डिप्रेस करती हैं और फिर क्या होगा कि वहाँ पे एनाल्जेसिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेंगी। जबकि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं ये ड्रग्स एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर रही हैं बट विदाउट कॉजिंग एनी डिप्रेशन इन द CNS, कि वो CNS में बिना डिप्रेशन प्रोड्यूस किए ही ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो क्या हो गया कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है इसका हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इट इज़ द नॉन नार्कोटिक ड्रग। और जो ओपियाइड ड्रग है, ओपियाइड भी एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यूज होंगी लेकिन ओपियाइड को हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द नार्कोटिक ड्रग। तो अब जो नार्कोटिक ड्रग क्या होता है इसके लिए भी अलग चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है उनको हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कहेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, दूसरे को हम कहेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरे को कहेंगे ओपियाइड्स। 3 कैटेगरी हो गई, नॉन नार्कोटिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड ओपियाइड्स। अब जो NSAIDs हैं वो NSAIDs हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर द सोमैटिक पेन, कि हमारी बॉडी के अंदर यदि कोई सोमैटिक पेन हो रहा हो, सोमैटिक पेन मतलब जो पेरिफेरी मतलब हमारी मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में, स्किन में पेन हो रही हो, तो उन पेन को क्योर करने के लिए हम NSAIDs का यूज करेंगे। जबकि यदि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है मीन जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इन विसरल ऑर्गन्स में यदि कोई पेन हो रहा हो तो उसको क्योर करने के लिए यूजुअली हम ओपियाइड्स का यूज करते हैं। और जब इन दोनों से ये कंट्रोल नहीं होंगी तब लास्ट कंडीशन में डॉक्टर्स या फिजिशियंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। दूसरा एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं कि ये CNS को डिप्रेस नहीं करेंगे जबकि जो ओपियाइड ड्रग्स होंगे वो CNS को डिप्रेस करेंगे।
एक और डिफरेंस है कि जो NSAIDs हैं वो नॉर्मल डोज में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस नहीं करेंगे, जबकि जो ओपियोइडल ड्रग होंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया कि जो NSAIDs हैं वो CNS को डिप्रेस नहीं कर रही हैं, जो ओपियोइड्स हैं वो ओपियोइड्स CNS को डिप्रेस कर रही हैं। जो हमारी NSAIDs हैं नॉर्मल डोज में रेस्पिरेशन को डिप्रेस नहीं करेंगे, हायर जब डोज देंगे तब वो रेस्पिरेशन को डिप्रेस करती हैं, लेकिन जो ओपियोइड्स होंगे वो नॉर्मल डोज में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि इन्फ्लामेशन क्या होता है और जो NSAIDs हैं वो NSAIDs को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब आइए, जो हम लोगों ने इन्फ्लामेशन स्टडी किया उसी इन्फ्लामेशन को थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कि इन्फ्लामेशन होता कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है। शॉर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है। कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी नॉक्सियस फैक्टर एंटर करेंगे, नॉक्सियस मीन्स हार्मफुल फैक्टर या हार्मफुल केमिकल्स एंटर कर रही हैं, उस कंडीशन में ये जो नॉक्सियस फैक्टर्स होती हैं वो हमारे सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करती हैं। स्टार्टिंग में शुरू में सेल अपने आप को रिपेयर करता है कि ताकि उसके बॉडी के अंदर डैमेज ना हो। अब सपोज करें कि वो सेल आपस में उसको रिपेयर नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होगा वो कुछ केमिकल को सीक्रेट करती हैं और उस केमिकल का हम नाम देते हैं दीज आर द केमिकल मेडिएटर। ये हम लोग केमिकल क्या नाम दिया कि ये हमारे केमिकल मेडिएटर्स हैं। अब ये जो केमिकल मेडिएटर्स हैं, ये केमिकल मेडिएटर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रैडिकाइन्स, साइटोकिन्स, काइमोकिन्स, नाइट्रिक एसिड, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ये सारे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये रिलीज नहीं होती हैं। कब रिलीज होंगी? जब हमारे बॉडी किसी भी नॉक्सियस फैक्टर्स का उससे काउंटर करेगा, कोई भी नॉक्सियस फैक्टर्स हमारे बॉडी में एंटर करेंगे। अब ये जो केमिकल मेडिएटर्स हैं, ये केमिकल मेडिएटर्स केमिकली डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जब सपोज करें कि यदि वो केमिकल मेडिएटर लिपिड इन नेचर है, तब उसे हम क्या नाम देते हैं? इट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। यदि वो प्रोटीन मीन्स स्मॉल पेप्टाइड्स है, तब उसे हम नाम देते हैं इट इज द ब्रैडिकाइनिन। यदि वो प्रोटीन लार्जर है, लार्जर पेप्टाइड्स है, तब उसका नाम देंगे इंटरल्यूकिन। यदि वो फैटी एसिड है तो उसका नाम देते हैं एकोसानॉइड, और वो एमाइन है तो उसका नाम देंगे हिस्टामिन्स। अब इनमें से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूजुअली हमारे बॉडी में पेन एंड फीवर को प्रोड्यूस करती हैं। जो ब्रैडिकाइनिन्स हैं या हमारी जो हिस्टामिन्स हैं, ये एलर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स ये जब केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगी तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आएगा और हम कहेंगे ये एलर्जिक चेंजेस हैं, या कहेंगे हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, या ये हमारे बॉडी में पेन हो रही है, या हमारे बॉडी में फीवर प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जब हम ड्रग NSAIDs में यूज़ करते हैं, एक्चुअल में वो ड्रग इन्हीं केमिकल मेडिएटर्स को कंट्रोल करते हैं, या तो इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे या इनके रिलीज को स्टॉप कर देंगे। और जब इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे या इनका रिलीज को स्टॉप कर देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जिक कंडीशन है या हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, पेन है या फीवर है, वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह से NSAIDs अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होती हैं। उन सेल्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स और दूसरे का नाम देते हैं स्ट्रक्चरल सेल्स। जो स्ट्रक्चरल सेल्स हैं, ये स्ट्रक्चरल सेल्स के द्वारा हमारे बॉडी का मेडअप होता है, बॉडी का मेकअप होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बॉडी के अंदर ये जनरेट होते रहते हैं और बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस करती रहती है। जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, जैसे हमारा एक सेल हो गया मास्ट सेल, ये हमारी
यूसिनोफिल है, ब्लड में पाई जाती हैं, बेसोफिल है, ये भी ब्लड में पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स है, ये भी ब्लड में पाई जाती हैं। इनको कहा जाता है कि दीज आर द इन्फ्लामेटरी सेल्स। इन्फ्लामेटरी सेल्स का मतलब क्या हुआ कि जब कोई नॉक्सियस फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो केमिकल्स को रिलीज करना शुरू करेंगे। और वो जो केमिकल्स रिलीज शुरू करेंगे, उन केमिकल्स के द्वारा हमारे बॉडी में पेन महसूस हो सकता है, बॉडी में स्वेलिंग महसूस हो सकती है, बॉडी के अंदर फीवर या टेम्परेचर महसूस हो सकता है, या बॉडी का अंदर जैसे मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्वेलिंग हो गई तो वहाँ कहेंगे कि वहाँ पे पेशेंट को आस्थमा हो गया। और समझ रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्वेलिंग हो गई तो क्या कहेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द आस्थमा। तो इस तरह से ये जो हमारी सेल्स हैं, ये सेल्स डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं और वो केमिकल कहे जाती हैं दीज आर द केमिकल मेडिएटर्स। और ये जिनके द्वारा सिक्रीट होगी उसे हम क्या नाम देंगे, दीज आर द इन्फ्लामेटरी सेल्स। और जो एंसेल्स होते हैं वो इन्हीं केमिकल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, इन्हीं केमिकल्स के रिलीज को कंट्रोल करेंगे या इन केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, जो कहाँ सिक्रीट हो रही हैं, इन मास्ट सेल्स, यूसिनोफिल्स या बेसोफिल्स या प्लेटलेट्स के द्वारा। तो हम लोगों ने इन शॉर्ट जाना कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का क्या मैकेनिज्म है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं वो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। उससे चेंज क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यदि वो इन्फ्लामेशन हमारे लंग्स में हो रही हैं तो कहेंगे ब्रोंकोस्पाज्म, मीन्स स्पाज्म का मतलब होता है मरोड़ या क्रैम्प। स्पाज्म का मतलब क्या है, क्रैम्प या मरोड़। मीन्स जो लंग्स है, और ब्रोंको का मतलब क्या हो गया, इट्स रिलेटेड विद द लंग्स, कि जो लंग्स हैं उन लंग्स में मरोड़ होंगी, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, हम कहेंगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द आस्थमा। उसी तरह से सपोज करें कि म्यूकस सिक्रीशन, जो म्यूकस सिक्रीशन है वो म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो गई। यदि सपोज करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट होगा, पेशेंट विल फील प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग, कि अब उसका जो मसल्स है, लंग्स हैं, वो लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी ब्लॉक हो गई तो वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन हो गया। तो कहेंगे वहाँ पे क्या हो गया हमारा, दिस इज ऑनली ऑल ड्यू टू द दिस मेडिएटर फैक्टर, केमिकल मेडिएटर्स। फिर कहा जा रहा है कि वैसोडाइलेशन, हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टडी किया कि जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, वहाँ पे पेन भी महसूस होगी और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो रही है। वैसोडाइलेशन मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई, वहाँ पे रेडनेस डेवलप हो जाएंगी और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसके चलते हो रही हैं, ड्यू टू द वैसोडाइलेशन। फिर कहा जा रहा है कि वहाँ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाएंगे। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मतलब क्या हो गया कि थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं वो एक साथ इकट्ठा हो गए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्लॉट हो जाएगा। मीन्स जिस एरिया में ब्लड है उस एरिया में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, और जब ब्लड की वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रेडनेस है और वहाँ पे वो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो केमिकल मेडिएटर्स हैं वो केमिकल मेडिएटर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। समझ गए होंगे। पहला इफेक्ट क्या कहा गया कि सेल्स के स्ट्रक्चर के चेंज करेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर चेंज करने से वहाँ इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन का एक एग्जांपल लिया गया लंग्स का। सपोज कर लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, लेकिन यदि लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, वहाँ म्यूकस सिक्रीशन हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी एरिया में वैसोडाइलेशन हो गया तो वहाँ क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएंगी, वहाँ रेडनेस हो जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो गया, मीन्स जो ब्लड होंगे ब्लड वहीं पे ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लड वहीं पे चौक हो जाएंगे। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द केमिकल मेडिएटर्स इन आवर बॉडी। आज हम लोग अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे
कि जो केमिकल मेडिएटर्स हैं और इन केमिकल मेडिएटर्स में से जो स्पेशली हमारी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारे इस इन्फ्लामेशन में क्या रोल है, हमारे बॉडी के अंदर ये किस तरह से पेन प्रोड्यूस करती हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं, इसकी सिंथेसिस का, इसका इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म के बारे में, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और जब हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या हैं और उनकी फार्माकोलॉजी क्या होती हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर डालें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग दिस चैनल एंड रिमेनिंग विथ मी फॉर ए सच लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।